नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जयललिता की हालत बेहद नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए सुधार की कोशिश जारी। देश भर में लोग कर रहे हैं सलामती के लिए दुआएं। तमिलनाडु में सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध कायम, राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया सरकारी कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मुद्दा। लोकसभा में नियम 184 के तहत चर्चा की मांग। नोटबंदी के 27 दिन बाद भी बैंक और एटीएम में लंबी कतारों से नहीं मिली निजात। सरकारी विभागों में ऑनलाइन होगा 5,000 से ज्यादा का भुगतान, वित्त मंत्रालय का निर्देश। आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान, अमृतसर घोषणा पत्र में आतंकी पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प। राष्ट्रपति गनी ने कहा, आतंकी गुटों को समर्थन देना बंद करे पाकिस्तान। बुलेटिन की शुरुआत तमिलनाडु से, जहां पर मुख्यमंत्री जयललिता अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के मुताबिक डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र बनाए हुए है और उनके ज़रूरी इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अस्पताल जाकर उनकी हालत के बारे में जानकारी ली तो अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और बात संसद की। राज्यसभा में आज भी नोटबंदी पर गतिरोध जारी रहा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में सैलरी वालों, पेंशनधारियों और मजदूरों में से किसी को भी पैसा नहीं मिल पा रहा। तो वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखने पर जोर दिया गया। सदन में एक बार फिर गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी से हो रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी की वजह से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन परिसर की एटीएम मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं। आपके लाइब्रेरी में वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, तो जब पार्लियामेंट के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एटीएम नहीं चल रहा है, तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि भारत के गांव और छोटे और बड़े कस्बों में पैसा मिल रहा है। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने भी नेता प्रतिपक्ष की बात पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग बेहाल हैं। पूरे देश में कर्मचारियों को कहीं तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रही है। एक तरीके से एनार्की मची हुई है और सरकार जानबूझ के इसको की है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने के अलावा दूसरे अहम कामकाज निपटाने पर जोर दिया। मंत्री के जवाब से विपक्षी दल संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बीएसपी सांसदों के वेल में आने से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल बाधित हुआ। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में भी नोटबंदी पर चर्चा की मांग को लेकर गतिरोध जारी रहा। नोटबंदी के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़े रहे।
सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नोटबंदी के मसले पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नियम 184 के मत विभाजन की व्यवस्था के तहत चर्चा की मांग की। आपने कहा कि रूल 56 में यहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता, आप इसको मॉडिफाई करके किसी और तरीके से लाइए। तो हम और तरीका ढूंढे सभी मिलके कि रूल 184 में इस विषय को ले। They have their brute majority by which they can easily start discussion under 184 what Congress party has submitted in consultation with us. बुवाई नहीं कर पाए हैं, आप पूरा उत्तर प्रदेश ही पता लगा लीजिए, नहीं बुवाई कर पाए हैं और वो बीज और खाद नहीं मिली है, तो आप बता दीजिए इस गंभीर सवाल पर भी अगर सदन में बहस आप स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेडी और टीआरएस ने नियम 193 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था, जिसे सदन के कामकाज में शामिल किया गया था। दोपहर बाद टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने चर्चा की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अवरोध पैदा कर दिया। हम 193 के तरफ से हम चाह रहे हैं, वो लोग 184 की तरफ से चाह रहे हैं। किसी भी तरीके से जो है एक सुझाव गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट को एक सुझाव दे कि ये किस तरीके से चलाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने फैसले के बेहतर अमल के लिए विपक्ष के सुझावों को गौर करने का भी भरोसा जताया। हम इस पर बहस करने को अभी बहस करने को हम इस पर तैयार हैं और मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो भी इंप्लीमेंटेशन की कठिनाइयों से सदन को प्रतिपक्ष अवगत कराएगा, उसका यथासंभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बाद में कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविंद्र सिंह शौरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और संसद में जिस तरीके का गतिरोध चल रहा है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया जुड़ रहे हैं। पुनिया जी, स्वागत है आपका। पुनिया जी, जिस तरीके से राज्यसभा की आज स्थिति रही, रास्ता कहाँ दिख रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तो महज करीब 11 दिन और बचे हैं, अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जिसमें से वर्किंग डे और कम हो जाएंगे। तो फिर क्या चर्चा के बिना ही ये सत्र समाप्ति की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है? कहाँ पर बैठेंगे दोनों? देखिए, रास्ता निकल सकता है। सरकार को प्रतिपक्ष की सही आवाज को सही ढंग से लेना चाहिए, लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने निर्णय लागू कर दिया नोटबंदी का, और पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक दिन बैंक बंद रहेंगे, 2 दिन एटीएम बंद रहेंगे। इसका मतलब है उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, एटीएम से भी पैसा मिलेगा, बैंकों से भी पैसा मिलेगा। उसके बाद बताया गया कि एटीएम का रिकैलिब्रेशन होना है, तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 2-3 हफ्ते लगेंगे। और बाद में गोवा में और गाजीपुर में जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50 दिन मुझे दे दीजिए। तो 50 दिन में अभी जो समय गुजरा है उसमें तो कोई सुधार हुआ ही नहीं। एटीएम की लाइनें हैं और बैंकों के सामने लाइनें हैं और एक के और बंदिश लगाई जा रही है। तो पूरी तरह से मैं समझता हूं कि सरकार ने बगैर सोचे समझे, बगैर होमवर्क किए हुए इसको लागू कर दिया। और आज ऐसी समस्या आ गई है, सवाल ये है, नहीं है। सत्ताधारी दल पर आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वो रैलियों में ऐलान कर रहे हैं। सवाल उठाया गया, पहली तारीख को तनख्वाह का पैसा बैंक में तो चला जाता है, लेकिन उसको निकाले कैसे? वो तो पहली तारीख को चाहिए, वो एटीएम से निकाल लेते थे। मैं यही समझना चाह रहा था आपसे कि असल में जो आप सवाल या जो जनता की जो दुश्वारियां हैं वो तक चलते नहीं है, उसमें पैसा नहीं है। इस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? आप आरोप लगा रहे हैं आप लोग की सत्ताधारी दल रैलियों में अनाउंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष सदन के बाहर चर्चा कर रहा है, सदन के अंदर चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो फिर सदन के अंदर जो चर्चा का माध्यम है, जिसके जरिए आप अंकुश लगा सकते हैं, सरकार से की जवाबदेही तय कर सकते हैं, वहां पर क्यों नहीं घेर रहे हैं? सरकार जवाबदेह है पार्लियामेंट के प्रति, और पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री जी को उसका सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए।
वो देने के बजाय सदन में मौजूद रहते हुए एक शब्द नहीं बोलते हैं, प्रतिपक्ष का कोई जवाब नहीं देते हैं और बाहर जाके और वो बात करते हैं। ये परंपरा है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, पार्लियामेंट का सेशन है तो पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या इनको नहीं मालूम था ब्याह शादियां सीजन है, खरीफ का फसल आ गई है, रबी की बुआई होनी है, गरीब आदमी को पैसा चाहिए, हर रोज पैसा चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है और उसको सुनने को तैयार नहीं है। केवल कहने को तो चर्चा के तैयार है, चर्चा के तैयार है, जो हम कह दें उसको सुन के इधर उधर कर दें। हम चाहते हैं कि समस्या का वास्तविक समाधान हो, तो तभी तो उसका कोई सार्थकता है। लेकिन सत्ताधारी दल ये कहता है पुनिया साहब एक प्रतिपक्ष कि सदन में विपक्ष ने मांग की चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए तैयार है। चर्चा ना करे, विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लें, उसके लिए भी सरकार कह रही है कि हमने भरोसा दिया। और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंटरवीन भी करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा तो हो। चर्चा अगर होगी नहीं तो फिर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब क्या आएगा, इसका आकलन कैसे होगा? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ये तो बता दें, केवल जवाबी जवाब देंगे कुछ सुधार भी होगा। अब तक जो गुजर गए हैं, लगभग महीना होने जा रहा है, तो महीना होने जा रहा है तो आज तक सुधार तो हुआ नहीं। वो हालात बिगड़ते ही बिगड़ते जा रहे हैं, लाइनें उतनी ही लंबी हो रही हैं, 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उन लाइनों में रह के। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? परसेप्टिबल चेंज होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हाँ प्रतिपक्ष ने ये आवाज उठाई, जनता की तरफ से ये समस्याएं आई और उसका समाधान हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, केवल बात बता के उससे निपटारा चाहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तैयार नहीं है ये कहने को कि मैं सुनूंगा, मैं जवाब दूंगा, वो तैयार नहीं है। तो ये कौन सी बहस की सार्थकता है, कौन सी संवेदनशीलता है? मैं समझता हूं कि जनता को बहुत निराशा हुई है इससे, और प्रतिपक्ष तो बिल्कुल चिंतित है कि कैसी सरकार है जो जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुनिया साहब, बिल्कुल आपने जो बात कही, आपने पक्ष रखा, लेकिन जनता इस बात से भी परेशान है कि सदन में उनकी तकलीफों को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही, समाधान खोजने की दिशा में पक्ष प्रतिपक्ष एक साथ आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे, जो बहुत दुखद दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। और ये थी हमारी पहली खबर। नोटबंदी से लोगों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ज्यादातर एटीएम में पैसे न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने सभी विभागों से 5,000 से ज्यादा के भुगतान को ऑनलाइन करने को कहा है। नोटबंदी को 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन बैंक और एटीएम पर लाइनें छोटी होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिनको 1 तारीख को वेतन मिल गया, वो भी अपना पैसा नहीं निकाल पाए हैं। लोगों का आरोप है कि एटीएम के बाहर घंटों खड़े रहने के बावजूद उन्हें नकदी नहीं मिल पा रही है। कैशलेस का कोई मतलब नहीं, मतलब बड़े रेस्टोरेंट या होटल या बड़े शॉप पर ही है, वरना छोटी शॉप वाले उनको दिक्कत हो रही है। अब उनको हम पैसे कहाँ से दें? हमें पैसे होने चाहिए। 6:30 बजे से हम लोग लाइन पे खड़े हुए हैं और यहाँ ऐसे बैंक वाले कहते हैं पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ये कैश नहीं है, क्या आएगा या नहीं है। वो बोल रहे हैं 12:30-1 बजे तक आएगा। तो ये सब दिक्कतें हैं मैम। एटीएम में लाइन लगी हुई है, सुबह से लेकर खड़े हैं और कैश नहीं मिल रहा है। तो फीस देनी है, जैसे कोचिंग फीस है या कमरा शिफ्ट करना है, मतलब कई चीज़ से परेशानियाँ हो रही है सर। केस नकदी नहीं होने से लोगों को हर काम में दिक्कत आ रही है। कनॉट पैलेस के बैंक के बाहर इस पार्किंग में कार्ड से भुगतान की सुविधा नहीं है। संभव तो है अगर गवर्नमेंट पूरे प्रयास करे। लाइक अगर हमें गाड़ी यहाँ पार्क करनी है एंड इट इज रिटन हियर, कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, सो अगेन इट विल बी क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर अस। बैंकों का कहना है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इनका कहना है कि जितनी जल्दी 500 के नए नोट बाजार में आएंगे, हालात उतनी तेजी से सामान्य होंगे। सैलरी का रश है, पर मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 दिन में कम से कम ये रश थोड़ा कम होगा और डिपॉजिट ट्रांजैक्शन अभी थोड़ा कम हो गए। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरबीआई से सहकारी बैंकों के जरिए शिक्षकों को वेतन मिलने में आ रही कठिनाइयों पर विचार करने को कहा है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकारी अनुदान से चलने वाले कई स्कूलों के शिक्षकों का वेतन सहकारी बैंक में आता है। नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों को नोट बदलने और नकदी देने की मनाही है। केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वो 5,000 से अधिक का भुगतान ऑनलाइन करे। वित्त मंत्रालय ने ई भुगतान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। इनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। कैशलेस इकोनॉमी की बात करने वाले और जनता का साथ मांगने वाले पीएम का साथ शायद खुद का सिस्टम नहीं दे रहा। इसलिए नोटबंदी को 1 महीना होने को है, लेकिन सिस्टम अभी भी वैसे का वैसा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया है। तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द हो गई हैं, जबकि आम से लेकर खास लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर जमा मुख्यमंत्री जयललिता के समर्थक। चेन्नई के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी जयललिता के जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही हैं। उन्हें रविवार शाम दिल का दौरा पड़ा था। अपोलो अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि जयललिता की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी हुई है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पूरे का पूरे तरीके से भारत सरकार तमिलनाडु के साथ सरकार के साथ और अपोलो के अथॉरिटीज के साथ टच में है और जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। जयललिता को देखने के लिए अस्पताल में कई नेता पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। तमिलनाडु सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी डॉक्टरों से जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। I am more worried about her physical condition than the political condition, and I am more worried about her health than the heads of the politics. So let us hope for the best. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयललिता की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए उनके तुरंत ठीक होने की कामना की है। कई केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। I've heard that and I also tweeted about it. I hope she recovers and gets well as soon as possible. जयललिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। राज्य के अधिकतर स्कूल कॉलेज खुले रहे, लेकिन उपस्थिति कम थी। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु जाने वाली बसों की सेवा फिलहाल रोक दी है। तमिलनाडु में अपने सेंट्रल फोर्सेस हैं, काफी है। जरूरत पड़ने पर उसका कैलिब्रेशन होता है, जहां जरूरी होता है वहां पे पहुंचा दिया जाता है अतिरिक्त फोर्सेस जो है। जयललिता को 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। इसके बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकल को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन की कोशिश की खबर को काल्पनिक करार दिया। राज बब्बर ने कहा कि इस पर अभी विचार नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला आला कमान को ही करना है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन इस बारे में फैसला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को करना है। आज की तारीख में हम बहुत स्पष्ट हैं इस मामले कि हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और ऐसी कोई बातचीत कहीं हुई नहीं है। जब वो कह सकते हैं कि जो है उनके पिताजी तय करेंगे या नेताजी तय करेंगे, तो हमारे यहाँ भी भाई हमारे सीनियर्स हैं, हमारा नेतृत्व है, वो तय करेगा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद को शांति के लिए बड़ा खतरा मानते हुए आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से उसके यहाँ सक्रिय आतंकी गुटों पर
कार्रवाई की मांग की। सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग नजर आया। अफगानिस्तान पर छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन के घोषणा पत्र में आतंकवाद को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश में अशांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सरहद पार से होने वाले आतंकवाद की जांच की मांग की। Whatever is acceptable, particularly to our neighbor in Pakistan, to verify cross-frontier activities in terrorist operations. Without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को शह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण में मदद जारी रखने का भरोसा दिया। Support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. आतंकवाद से निपटने के लिए सम्मेलन में अफगानिस्तान की ओर से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से इस पर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने आरोप लगाया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ उसके संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। सम्मेलन में आतंकवाद के इतर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को सड़क मार्ग के जरिए जोड़ने पर जोर दिया गया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संसाधनों तक अमीरों और गरीबों के पहुंच के फासले को कम करने का वादा किया है। पेट्रोटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जिसकी पहुंच गरीबों तक भी हो और उसके इस्तेमाल और ऊर्जा सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों से बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की अपील की। दिल्ली के विज्ञान भवन में पेट्रोटेक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने स्थिर और सस्ती ऊर्जा को आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के लिए ऊर्जा गलियारा बनाए जाने के अपने विजन का भी खुलासा किया। उन्होंने ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। We have given priority to move towards a gas-based economy. Effort must be made to increase natural gas production while also creating import infrastructure to meet the growing domestic demand. प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों तक ऊर्जा पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने घरेलू उत्पाद बढ़ाने और 2022 तक तेल आयात 10% तक घटाने की बात कही। Our domestic oil and gas production and reduce import dependence. I have set a target to reduce import dependence by 10% by 2022. प्रधानमंत्री के मुताबिक 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 गुना हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में 2040 तक पूरे यूरोप की तुलना में अधिक तेल की खपत होगी। पेट्रोटेक प्रदर्शनी में 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रदर्शनी 7 दिसंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटली के प्रधानमंत्री मैटेओ रेंजी ने इस्तीफा दे दिया है। रेंजी ने संवैधानिक सुधार पर जनमत संग्रह में हार मिलने के बाद इस्तीफे की घोषणा की। कल हुए जनमत संग्रह में 70% लोगों ने मतदान किया, जिसमें 59% वोटों ने संशोधन के विरोध में वोटिंग की। रेंजी और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी संविधान संशोधन का समर्थन कर रही थी, जबकि कुछ दल इसके विरोध में थे। इटली का संविधान 1948 में बना था। 68 साल पुराने इस संविधान में
बदलाव को समय की जरूरत माना जा रहा था। रणजी संविधान में संशोधन करके ऊपरी सदन सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करना चाहते थे, जबकि विपक्षियों का आरोप था कि सीनेट की शक्तियां कम होने से प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो खबरों का आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।